नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय के संबंध में अध्ययन किया। वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन विषय लेकर आए हैं गोखले का राजनीतिक चिंतन और उनका कार्य। उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास रहा और शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता तथा न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। सन 1902 में अपने एक बजट भाषण में उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना और ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में उनका विश्वास इतना अधिक था कि जब दादा भाई नौरोजी की भी इस प्रसंग में आशा टिक गई तब भी वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का भरोसा करते रहे। लेकिन 1909 के भारतीय शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं तथा इस अधिनियम की क्रियान्विति के स्वरूप को देखकर उनकी भी यह आस्था जीवन के अंतिम वर्षों में कमज़ोर अवश्य हो गई थी। भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन। लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। रानडे की भांति गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लाभ थे समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी, दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अतः वे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों की इस स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी समझते हुए भी ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना करने में वे कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में वे श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद से उनका आशय था ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान का भाव रखे और शासन का संचालन भारतीयों के हित को दृष्टि में रखते हुए करे। उन्होंने चेतावनी की भाषा में कहा था, यदि ब्रिटेन ने संकीर्ण साम्राज्यवाद को अपनाया तो भारत की राजभक्ति का एक प्रमुख आधार विलुप्त हो जाएगा। इन सब के अतिरिक्त यद्यपि वे ब्रिटेन के साथ संपर्क को भारत के हित में समझते थे, लेकिन उनके मन तथा दृष्टि में भारत के गौरवपूर्ण भविष्य के चित्र अवश्य थे। संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास रहा। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकारी समझते थे तथा इसके विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। उनके संवैधानिक तरीकों में याचिकाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव और शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधि मंडल आदि आते थे।
वे इस प्रसंग में इंग्लैंड में प्रचार कार्य को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का भी नाम दे दिया था, लेकिन वस्तुतः इस प्रकार का विचार उचित नहीं था। इस मार्ग को अपनाने में लोकमत की शक्ति को जागृत करना आवश्यक भी था और इस दृष्टि से यह मार्ग ऊपर से देखने पर सरल लेकिन वस्तुतः बहुत अधिक श्रम साध्य था। स्वशासन की धारणा। गोखले यद्यपि क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में ही विश्वास करते थे, लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं, उनका निराकरण स्वशासन से ही हो सकता है। स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना। 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में गोखले ने कहा, कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारत भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य की स्थिति प्राप्त करना था, वही स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को प्राप्त थी। भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तात्कालिक लक्ष्य नहीं। सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी रहे। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती। गोखले की मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और परिणामतः जनता के कष्टों को बढ़ाता है। प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए गोखले ने विभिन्न अवसरों पर कतिपय सुझाव भी प्रस्तुत किए, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। प्रांतीय विधान परिषदों को अधिकार दिया जाए कि वे प्रांत के बजट पर वाद विवाद कर सके। जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए, जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे। हब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए भी सुझाव रखे। प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे। गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। गोखले ने अपने बजट भाषणों में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की और सरकार के समक्ष रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोई और ध्यान नहीं दिया जा रहा और इस स्थिति के विनाशकारी परिणाम हुए हैं। भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने हमेशा आलोचना की। गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह जन कल्याण पर अपने अधिक व्यय करे, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाए, सैनिक व्यय कम करे तथा प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने शिकायत की कि शिक्षा, सफाई आदि आवश्यक जन कल्याण कार्यों के लिए समुचित धन व्यय नहीं किया जाता। उन्होंने अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को शुरू करने पर बल दिया। गोखले ने नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की, क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीबों पर पड़ता था। विशेषकर उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि नमक कर को घटाते घटाते 2.5 रुपये प्रति मन से 8 आने प्रति मन कर दिया गया। गोखले ने 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 9 तात्कालिक मांगे भी प्रस्तुत की। सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोखले भारत को नैतिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। अतः उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों, संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए 2 पृथक जातियाँ
और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर ही केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, बहुसंख्यक होने और शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े हुए होने के कारण हिंदुओं का यह विशेष दायित्व है कि वे सामान्य राष्ट्रीयता का प्रभाव विकसित करने में अपने मुस्लिम भाइयों के सहायक बने। वे मुस्लिम जाति के विशेष हित के लिए शैक्षणिक तथा अन्य उपयोगी कार्य करें। उन्होंने अपने आप को ऐसी सभी स्थितियों से अलग रखा जिससे इन दो जातियों में कटुता पैदा होने की आशंका हो। इसी आधार पर उन्होंने तिलक के गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव में कोई रुचि नहीं दिखाई, यद्यपि इससे जनता में वे अलोकप्रिय हो गए थे। सन 1905 में उनके द्वारा स्थापित संगठन भारत सेवक संघ का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना रहा। स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने उच्च कोटि का देशभक्तिपूर्ण आर्थिक आंदोलन बताया। उनकी दृष्टि में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन एक नकारात्मक तथा उग्र आंदोलन था जिसके परिणाम संदिग्ध थे। उन्होंने 1905 में वाराणसी कांग्रेस में कहा, स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति का अध्यात्मीकरण। गोखले के सभी विचार, राजनीतिक विचार तत्कालीन भारतीय राजनीति से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने इसके अतिरिक्त राजनीतिक जीवन के एक शाश्वत सत्य का भी प्रतिपादन किया। गोखले राजनीति में नैतिकता तथा उच्च उद्देश्यों को लेकर आए थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना ही चाहिए। अध्ययन विषय की समाप्ति यहीं करते हुए मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित अगले वीडियो में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे गोखले के आर्थिक विचार कौन कौन से रहे। धन्यवाद।